इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या जिसे शॉर्ट में आईबीएस कहते हैं, करीब 10 से 15% लोगों में पाया जाता है और डॉक्टरों के पास इनमें से करीब 5 से 8% लोग ही इलाज के लिए जाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या जिसे आईबीएस कहते हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी है। इसके अंदर लंबे समय तक एक व्यक्ति अपने स्टूल्स को पास करने की प्रॉब्लम से जूझता रहता है। या तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या उसको लूज मोशंस मतलब डायरिया लग सकता है। पेट में बहुत दर्द होता है, गैस सी बनती है, एसिडिटी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और साथ ही ज्यादातर समय जो पेशेंट है वो इस चीज से प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि उसको ठीक से टॉयलेट नहीं आया या उसे दोबारा जाना पड़ेगा और इस वजह से वो दिन में कई बार टॉयलेट जाता है। इनफैक्ट उनमें डर भी आ जाता है कि अगर वो किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां टॉयलेट नहीं होगा तो वो कैसे वहां पर मैनेज करेंगे और इस वजह से वो बहुत सारे खाने के आइटम्स को भी अवॉइड करते हैं और बहुत ज्यादा भूखा रहना शुरू करते हैं। ये एक क्रोनिक बीमारी होती है और पेशेंट को लंबे समय तक इससे जूझना पड़ता है। वैसे तो इसका कोई दवाओं से तो पूरा पक्का इलाज नहीं हो पाता, कुछ ही पेशेंट थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं, पर पेशेंट को अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव लाने पड़ते हैं और ये डाइट से अच्छा खासा मैनेज हो जाती है बीमारी। ज्यादातर लोग जिन्हें आईबीएस होता है वो अक्सर हर्बल या कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं क्योंकि रोजमर्रा की जो खाने पीने की जो चीजें हैं उससे उनके मन में ये चीज आ जाती है कि वो उन्हें बीमार करती हैं। बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड होता है, बहुत सारा तला हुआ, न जाने क्या क्या बाहर का खाना, फास्ट फूड वगैरह रहता है जिससे कि पेशेंट बचने की कोशिश करता है और अब मन में ये चीज आ जाती है कि मुझे अब नेचुरल चीजें खानी है, मुझे अब बहुत ही ज्यादा सात्विक भोजन करना है, कुछ भी इधर उधर का फालतू नहीं खाना जिससे कि मेरा पेट खराब हो और मैं बीमार हो जाऊं। तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखता है एक पेशेंट और अक्सर आईबीएस के पेशेंट्स पूरा लाइफ टाइम किसी ना किसी तरह के इस प्रिकॉशन से जूझते रहते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, नई नई चीजें पढ़ेंगे, नई नई चीजें वीडियोस वगैरह देखेंगे, जानेंगे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे जिससे कि वो अपने आईबीएस के सिम्टम्स को कंट्रोल करें। तो देखने में क्या आता है कि पेशेंट को मेडिकल सिम्टम्स तो आ रहे हैं, मतलब शरीर में, पेट में सिम्टम्स तो आ रहे हैं, पर साथ ही पेशेंट बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजरता है और बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल चेंजेस पेशेंट में आ जाते हैं जिसमें कि वो आईबीएस से जूझता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो इसके लिए कुछ दवाइयां होती हैं जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो थोड़े ही पेशेंट्स में हेल्प करती हैं और कुछ ही हद तक मदद दे सकती हैं। पेशेंट्स में बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि पेशेंट्स साइकोथेरेपी लें क्योंकि काउंसलिंग और थेरेपी की मदद से पेशेंट्स अपने को मैनेज कर सकते हैं। और आईबीएस के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट जब डॉक्टर रिकमेंड भी करता है कि आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें तो पेशेंट्स अक्सर बहुत मोटिवेटेड नहीं होते, बहुत ही रिलेक्टेंट और हेजिटेंट होते हैं। उनको लगता है कि ये साइकोलॉजिस्ट क्या बताएगा क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तो पेट की है, खाने पीने की, टॉयलेट जाने से रिलेटेड है, तो ऐसे में हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं। और इशू यही आता है, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट ज्यादा आईबीएस के सिम्टम महसूस करता है। इस चीज को समझना पेशेंट्स के लिए जरूरी होता है क्योंकि अगर वो ये नहीं समझते तो वो कहीं ना कहीं आईबीएस की मैनेजमेंट में चूक कर रहे हैं। आईबीएस के कई सारे कारण होते हैं जिसमें कि मेन रीजन जो है वो गट ब्रेन का कनेक्शन जो है वो समझा जाता है कि नर्व्स जो है, पेशेंट की जो दिमाग की जो नसें हैं वो सेंसिटिव हो गई हैं जिस वजह से पेट जो है वो लक्षण दिखाता है। कुछ पेट के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आईबीएस के सिम्टम आते हैं। कुछ पेशेंट्स का पेट थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है, जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है, इस वजह से आईबीएस के सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ ही जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, पर इसके भी परे बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि चाइल्डहुड स्ट्रेस, बचपन में बहुत तनाव अगर झेला हो या युवावस्था तक भी बहुत सारा तनाव झेला हो तो बहुत से लोग उस तनाव की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आईबीएस के सिम्टम्स आते हैं। और स्ट्रेस को एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है आईबीएस का, भले ही वो स्ट्रेस बचपन में या युवावस्था में रहा हो या वो लंबे समय तक बना रहे, पर पेशेंट के सिम्टम्स में स्ट्रेस की कंट्रीब्यूशन होती है। तो कॉजेस के तौर पर स्ट्रेस या एंजाइटी मौजूद है या डिप्रेशन मौजूद है वो तो देखने में आता है, पर साथ ही पेशेंट के अंदर आईबीएस से जूझते हुए बहुत सारे बिहेवियरल चेंज आ जाते हैं जिसको कि साइकोथेरेपी की मदद से ठीक किया जा सकता है और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके आईबीएस के सिम्टम्स पर पड़ता है। मैं यहां पर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा, करीब 35 सिम्टम्स बताऊंगा या सिम्टम्स कहें या उसको कहें कि बिहेवियर्स बताऊंगा जिनको कि साइकोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है और ये आईबीएस के पेशेंट्स शो करते हैं बिहेवियर्स। क्योंकि सवाल आ सकता है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं, साइकोलॉजिस्ट ऐसा क्या करेगा और फिजिकल सिम्टम्स को ऐसे कैसे हम साइकोलॉजिकली मैनेज करेंगे। भाई हम सोचते तो है नहीं कि हमें ये सिम्टम आ जाए इसलिए हमें सिम्टम आ रहा है, हम एक्चुअल में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि बहुत से पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे
कई बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, और ये सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट को रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं साइकेट्रिस्ट से मिलो। अब पेशेंट ऐसा सोचता है ये मेरे दिमाग की प्रॉब्लम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने दिमाग में ये सिम्टम्स क्रिएट कर लिए इसलिए मेरा शरीर ये पैदा कर रहा है। नहीं, जब किसी बीमारी को साइकोलॉजिकल कहा जाता है या जब कहा जाता है कि इसके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, तब उसमें सबसे पहले तो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की भूमिका देखी जाती है। साथ ही कई सारे ऐसे मैल एडेप्टिव अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट के जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ बिहेवियर्स की बात करूंगा जिनको कि साइकोलॉजिकली मैनेज किया जा सकता है। साइकेट्रिस्ट तो वैसे दवा देगा इमोशंस को हैंडल करने के लिए, नेगेटिव थिंकिंग को हैंडल करने के लिए, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम दूर होंगे। पर पेशेंट के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो केवल साइकोथेरेपी से ही ठीक किए जा सकते हैं, और उन्हीं के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि हमारे जो थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब अगर कोई बहुत उदास महसूस कर रहा होगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, मतलब वो दूसरों से कट जाएगा, दूसरों से बात नहीं करेगा, उसका अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और ऐसे में उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगी, उसके अंदर गिल्ट आएगा कि अरे मैं ये काम कर नहीं पा रहा, मेरे तो लाइफ में बहुत से फेलियर्स हैं, मैं तो बहुत ही नाकारा हो गया हूं। तो होता क्या है कि उदासी की वजह से बिहेवियर में चेंज आना और फिर उसकी वजह से थॉट्स में चेंज आना, ये एक तरह का साइकिल चलता है। और जब हमें किसी भी सिम्टम का साइकोलॉजिकल इलाज करना होता है तो उसके लिए इन तीनों फैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन को समझा जाता है, देखा जाता है कि ये कैसे एक साइकिल चल रहा है पेशेंट की अपनी मेंटल कंडीशन में, और फिर किसी एक पॉइंट पर चेंज लाकर हम इस पूरी साइकिल को बदलते हैं या कहीं की साइकिल को तोड़ते हैं जिससे कि पेशेंट ठीक होता है। मतलब क्या हम पेशेंट के एक्शंस को बदलें जिससे कि उसके थॉट और मूड पर असर आए, या उसके विचारों को बदलें जिससे कि उसके एक्शंस और मूड पर बदलाव आए। इस तरीके से किसी एक पॉइंट पर इंटरवीन करके, मतलब उस पर कोई बदलाव लाके पेशेंट की मेंटल कंडीशन सुधरती है। इस तरह का एनालिसिस जो है थॉट, इमोशन और बिहेवियर का, इसको एक थेरेपी में किया जाता है जिसे कहते हैं सीबीटी, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, बिहेवियर मतलब बिहेवियर। तो बिहेवियर और थिंकिंग को चेंज करना और उसकी थेरेपी करना, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में किया जाता है। तो इस पूरे साइकिल को पेशेंट के मेंटल स्टेट में एनालाइज करना और फिर उसको चेंज करना, इस तरह की थेरेपी पेशेंट को दी जा सकती है। पर आईबीएस के मामले में ये जो सीबीटी है ये पेशेंट्स के सिम्टम्स, मतलब जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उनको ध्यान में रखकर दी जाती है, क्योंकि सीबीटी को हर पेशेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसा भी सिम्टम है, उदासी है, एंजाइटी है, घबराहट है, कुछ भी है, या सोमैटिक सिम्टम्स है, मतलब फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, इनके लिए साइकोथेरेपी को दिया जा सकता है। इस वीडियो में मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि किस तरह से ठीक करते हैं, पर मैं कुछ ऐसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए कि क्यों आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए अगर आपको आईबीएस है या अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को आईबीएस है। क्योंकि सीबीटी की जो एप्लीकेशन है आईबीएस में वो बहुत एक्टिवली की जाती है। दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट आईबीएस के पेशेंट्स को ठीक करते हैं। साथ ही इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है पेशेंट्स की मेंटल कंडीशन पर। करीब 60 से 70% पेशेंट्स पर सीबीटी काम करती है। 10-15 पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो बहुत सीवियर कंडीशन से डील कर रहे होते हैं आईबीएस की, या कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें की कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, मतलब आईबीएस के अलावा और भी कुछ 2-3 मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशंस होंगी। उन पेशेंट्स को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है थेरेपी से, पर 60 से 70% पेशेंट्स बहुत आसानी से आईबीएस के थ्रू ट्रीट किए जा सकते हैं, और ये बड़ा नंबर है। ज्यादातर जो मेटा एनालिसिस, मतलब जो बहुत सारे रिसर्चेस का निचोड़ है, वो बताता है कि सीबीटी आईबीएस पर काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है अगर सही से उसको लिया जाए तो कौन से ऐसे 35 बिहेवियर्स हैं जो कि आईबीएस के पेशेंट शो करते हैं जिसकी वजह से उनका आईबीएस बना रहता है। जैसे एक है अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन। सोशलाइज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर हमारे को टॉयलेट ना आ जाए, तो जाएंगे कहां, लोगों के सामने बड़ा अजीब लगेगा बार बार टॉयलेट जाने में। फिर आता है रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग। खाने पीने में बहुत ज्यादा कॉशन रखेंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हमें तेल की चीज नहीं खानी, हमें नमक की चीज नहीं खानी, हमें ज्यादा प्याज लहसुन नहीं खाना, हमें एसिडिटी होगा, न जाने क्या क्या हिसाब किताब पेशेंट रखता है। फिर इसी से रिलेटेड होता है फूड अवॉइडेंस। कहीं गए, किसी ने खाना ऑफर किया, मना कर दिया, नहीं हम नहीं खाएंगे, तो 4 लोगों के बीच आप बार बार कहें कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो सामने वाले को लगेगा अरे ये तो कुछ खाते ही नहीं है, पता नहीं कितना डर रहे हैं, या शायद हमारे घर का खाना नहीं खा रहे। फिर एक्सेसिव फूड मॉनिटरिंग। बहुत ज्यादा फूड को मॉनिटर करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें तो फैट आ गया, इसमें तो ये हो गया, बहुत ज्यादा मॉनिटर करेंगे। खाएंगे तो उसको मॉनिटर करेंगे, सुबह कितना खाया, शाम को कितना खाया, कब मैंने क्या खाया था, उससे मेरे को क्या सिम्टम आया, इस तरीके से मॉनिटर करेंगे
तो डाइटरी इंग्रेडिएंट्स को भी मॉनिटर करेंगे और साथ ही उन्होंने कब कौन सी मील कितनी खाई इसको भी मॉनिटर करेंगे। कई पेशेंट्स तो घर में एक किचन का एक वेइंग स्केल ले आते हैं। एक आजकल छोटा सा एक वेइंग मशीन मिलती है जो उसमें कि किचन का जो छोटा मोटा सामान होता है उसको तोला जाता है। कई पेशेंट्स उसको खरीद लेंगे, तोल तोल के खाएंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा फूड की मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही सिम्टम मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब अपने लक्षणों को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा, आज सुबह मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, सुबह मुझे टॉयलेट आया, इतना आया, अब मुझे टॉयलेट जाना चाहिए नहीं। अच्छा, अभी मैंने ये खाया था, उसके बाद मुझे ज़्यादा टॉयलेट आता है, मेरे पेट में आज ये प्रॉब्लम हो रहा है, आज थोड़ा सा वो खा के मेरे को दर्द हो गया, आज शायद मुझे गैस ज़्यादा हो रही है। कुछ ना कुछ ये सारा उनके माइंड में चलता रहेगा। फिर आता है कि उनके सिम्टम चेकिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बस मॉनिटर कर रहे हैं कि कब कौन सा कितना सिम्टम आया, वो बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हर 10, 15, 20 मिनट के बाद वो चेक करेंगे सिम्टम्स कौन से आए। कई बार सिम्टम्स के टाइप नोटिस करेंगे और कई बार सिम्टम की इंटेंसिटी नोटिस करेंगे। कभी कभी देखेंगे कि कौन कौन से नए नए सिम्टम आ रहे हैं, कभी देखेंगे कि सिम्टम जो आ रहा है वो कितना बढ़ गया या कितना कम हो गया। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा अपने सिम्टम से प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो ये कहेंगे कि वो प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने सिम्टम से। फिर खाने को लेकर उनमें एंग्जाइटी होगी। खाएंगे तो घबराएंगे, खाते ही मन में एकदम बेचैनी उठेगी। अच्छा, ये मैंने खा लिया, मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, अब मेरे को फिर से गैस ना हो जाए, कहीं मेरे को ऐसा ना हो कि अब मुझे टॉयलेट ही ना आए या बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ जाए। तो इस वजह से वो खाने से डरने लगते हैं। खाने का नाम लो, अगर उनको लगता है अच्छा आज दोपहर को मुझे खाना खाना होगा, तो उनको डर लगने लग जाएगा कि अच्छा मुझे तो लंच करना है, लंच तो मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है, लंच करूंगी तो फिर से मुझे टॉयलेट आ जाएगा, फिर से पेट खराब हो जाएगा। तो कई घंटे पहले से ही वो सोचने लगते हैं, चिंताएं करने लगते हैं, डर बैठ जाता है उनके मन में कि उनको खाना ना खाना पड़े, इसलिए वो उस चीज से प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स का फोबिया हो सकता है। कहीं मीडिया में सुन लिया, टीवी पे, यूट्यूब पे कि इस तरह की चीज खाने से गैस होती है, एसिडिटी होती है, पेट के अंदर की इंटेस्टाइन की लाइनिंग डिस्टर्ब होती है, खराब होती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो एकदम फोबिया हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर टाइप के खाने को देखकर एकदम से डरेंगे। या पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ खाने से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा होगा, तो हमेशा उस खाने की चीज से डरना शुरू कर देंगे। भले ही वो चीज जब उन्होंने खाई हो तो उनकी कुछ मेंटल या फिजिकल कंडीशन ऐसी रही हो जिस वजह से बीमार पड़े हो, पर उनको ऐसा लग जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर चीजें उनका हालत को बुरी तरह से खराब कर सकती हैं, इसलिए अपने खाने की चीजों में वो बहुत ज्यादा डरने लगेंगे, फोबिक हो सकते हैं कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स को लेकर। फिर फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करेंगे। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से उनको लगेगा कि हमारा पेट खराब हो सकता है या हमें टॉयलेट ज्यादा आ जाएगा, तो घूमना फिरना छोड़ देंगे। ज्यादा जहां पर घर में काम करने होंगे वो नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। तो इसी से उनका सेडेंटरी बिहेवियर बढ़ता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम बिस्तर पे बिताएंगे, क्योंकि ज्यादा अगर एक्टिव रहेंगे, खाना डाइजेस्ट होगा तो टॉयलेट आएगा, और टॉयलेट उनको चाहते नहीं कि वो आए। तो ऐसे में वो सेडेंटरी बिहेवियर में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, पड़े रहेंगे एक ही जगह ज्यादा ज्यादा देर तक। फिर उनकी स्लीप हाइजीन बिगड़ेगी, नींद बिगड़ जाएगी, क्योंकि चिंताएं करते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे, तो उनकी नींद बिगड़ जाती है। इनफैक्ट रात को सोने से पहले क्या खाना है क्या नहीं उसको लेकर भी चिंताएं रहती हैं, इस वजह से भी उनकी नींद बिगड़ सकती है। कभी उनको लगेगा कि अरे आज रात को तो मैंने चाय पी ली, चाय पीने से तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनकी पूरी रात की नींद बिगड़ सकती है। साथ ही उनको इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। या तो वो बिल्कुल उन्हें नींद नहीं आएगी, नींद बार बार बीच में टूटेगी, जल्दी खुल जाएगी क्योंकि चिंताएं मन में है, या बहुत ज्यादा सोएंगे, उनको लगेगा पेट की बहुत समस्याएं हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डिप्रेस्ड भी हो गए हैं, तो पेशेंट ज्यादा सो सकता है। तो इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया की प्रॉब्लम्स भी देखने में आ सकती हैं। फिर रिलैक्स्ड नहीं रहेंगे, चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। रिलैक्स होने की जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो अक्सर पाएंगे कि हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे। दूसरे लोग किसी सिचुएशन में बड़े रिलैक्स्ड हैं, बाहर जाते हैं, आराम से खाते पीते हैं, वो अक्सर ऐसी सिचुएशंस में अपने को रिलैक्स नहीं पाएंगे। उनको लगेगा कि जल्दी से यहाँ से निकलो, कहीं उनको खाने की जरूरत ना पड़ जाए, कहीं कोई उन्हें पूछ ना ले खाने के लिए। तो वो अक्सर सोशल सिचुएशंस में भी रिलैक्स नहीं रहेंगे और घर की भी कई नॉर्मल सिचुएशंस में रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। फिर इसी के साथ उनकी सेल्फ केयर हैबिट्स पर भी असर पड़ेगा। अपनी देखरेख करने में वो चूक करने लगेंगे, क्योंकि सारा टाइम खाने पीने से प्रीऑक्यूपाइड है, तो अपनी ड्रेसिंग, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देंगे। अपने रोजमर्रा की घर की जो ऑर्गेनाइज करने वाली जो चीजें हैं, जिम्मेदारियां हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। कई बार उनके जो नहाने धोने का जो बिहेवियर है उस पर भी इफेक्ट आता है, नहाएंगे नहीं कई बार, या कई बार उल्टा होगा, जरूरत से ज्यादा नहाएंगे। खासकर जिनमें थोड़ा ओसीडी होता है, उनको टॉयलेट जाने के बाद अक्सर ऐसा महसूस होगा कि अब हमें नहा लेना चाहिए, क्योंकि उनको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागें और ऐसे में पूरा दिन एक ही जगह पड़े रहेंगे, तो भी उनका सेल्फ केयर नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद देखने में आता है बड़ा कॉमनली कि पेशेंट छोटी सी भी चीज अगर खा लेगा तो उसको कैटेस्ट्रोफाइज करेगा। मतलब उसको लगेगा अरे अब तो मैं कुछ बीमार हो जाऊंगा, अब तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये क्या मैंने खा लिया, ये क्या मुझे खिला दिया, अब तो मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, या अब तो मेरे को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कैटेस्ट्रोफाइज कर देंगे, राई का पहाड़ बना देंगे। इसी तरह उनके अंदर
नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत दिखाई देगी। मतलब अपने अंदर अपने सिम्टम्स या अपने हेल्थ को लेकर हमेशा नेगेटिव टॉक्स करेंगे खुद से। सेल्फ टॉक की बात हो रही है, मैंने ये क्यों खा लिया, मुझे ये खाना नहीं था, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती खिला दिया, मैं हर बार ये गलती कर देती हूँ, उनकी बातों में आ जाती हूँ, बेटे ने मुझे साथ जोर किया, मैं बाहर गई थी वहाँ पर मैं मना नहीं कर पाई, मैं तो हर बार रोकती हूँ अपने को पर फिर भी मजबूर हो जाती हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम पता नहीं कैसे दूर होगी, इतने डॉक्टरों को दिखा दिया ठीक नहीं हो रहे। हमेशा ये नेगेटिव सेल्फ टॉक उनके मन में चलती रहेगी अपने को लेकर, और अलग अलग सिचुएशंस में ये नेगेटिव सेल्फ टॉक ट्रिगर हो सकती है। फिर इसी के साथ ऑल और नन थिंकिंग वाला एक कॉग्निटिव बायस मिलता है। मतलब कि अक्सर वो सोचेंगे कि या तो अगर ये खाना है तब तो मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, और अगर मैंने हल्का सा भी कुछ और खा लिया मतलब अब तो मेरी हेल्थ बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ऑल और नन का मतलब होता है या तो सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बेस्ट है, या सब कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ। तो वो अपने अंदर अपनी लाइफ में अपने माइंडसेट में एक तरह का विभाजन करते हैं, एक कैटेगरी बना लेते हैं। कुछ चीजें उनको हमेशा स्वस्थ महसूस कराएंगी, भले ही उनसे भी कोई प्रॉब्लम होती हो बाकी लोगों को, पर उनको लगेगा नहीं ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है। पर कोई चीज जो कि दुनिया में हर इंसान के लिए हेल्दी होगी पर पेशेंट को लगेगा नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसको खाने से तो मेरी हालत खराब होनी ही होनी है। तो ऐसे ऑल और नन वाली थिंकिंग मिलती है। फिर सोशल विड्रॉल, जितना वो पहले लोगों से सोशलाइज करते थे अब धीरे धीरे वो सोशलाइज करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच जब जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो लोग कुछ ना कुछ खाने की चीजें ऑफर करेंगे, या सोशलाइज करने से उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और वो घर से बाहर जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर अगर टॉयलेट अवेलेबल नहीं हुआ तो वो कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए वो दुनिया से कट जाते हैं, रिश्तेदारों से भी कटने लगते हैं। फिर आता है एम्बेरसमेंट अबाउट सिम्टम्स। किसी भी सोशल सिचुएशन में गए, उनको लगता है कि अगर हमने यूरिन पास कर दिया, अगर बॉडी में से यूरिन की स्मेल आ गई तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या यहाँ पर अगर मुझे हल्का सा भी टॉयलेट निकल गया, थोड़ी सी भी मैंने स्टूल्स पास कर दिए, पॉटी आ गई तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। या अगर मैं खा भी रही हूँ और अगर टॉयलेट भी है और अगर बार बार टॉयलेट जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों के बीच कैसा लगेगा, या अगर मेरे कपड़ों में निकल गया टॉयलेट तो कितना गंदा लगेगा, बदबू आएगी, या मेरे जो कपड़े हैं उसके पीछे येलो कलर के स्पॉट दिखाई देंगे तो कितना गंदा लगेगा। तो इसलिए वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड भी करते हैं और एम्बैरेसमेंट की फीलिंग्स बहुत रखते हैं। इसी से जुड़ा है शेम की फीलिंग्स। मतलब अगर कभी उनके साथ कुछ ऐसा हो भी गया, बाउल इनकॉन्टिनेंस जिसे कहते हैं, जिसमें हल्का सा यूरिन पास कर दिया या बार बार वो टॉयलेट चले गए, तो उनके अंदर बहुत सा शेम आएगा, गिल्ट आएगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, लोग क्या सोच रहे होंगे अब मेरे बारे में, मैं तो कितनी लापरवाह हूँ, मैं जरा सा भी ध्यान नहीं रखता, मेरे को पता था मुझे यहाँ नहीं आना फिर भी मैं यहाँ आ गया। शर्मिंदगी महसूस करेंगे, अगली बार उन्हीं लोगों को फेस करने में उनको शेम होगा। और इसी से रिलेटेड है गिल्ट की फीलिंग्स। उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि अरे ये मैंने करना नहीं था फिर भी कर दिया, क्यों मैं हमेशा ऐसा करता हूँ या करती हूँ, अपने को कोसेंगे और इस वजह से उनको बहुत गिल्ट आएगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे को ये नहीं खाना चाहिए था, हर बार मैंने कंट्रोल किया है अपने को कि मुझे ये वाली मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, फिर भी मैंने खा ली ये चीज़। बहुत गिल्ट आता है पेशेंट को, लगता है कि मैंने जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि मैंने इतना बड़ा डिसिप्लिन बना रखा था, मेरा डिसिप्लिन टूट गया, अब मुझे फिर से अपनी वो सारी डाइजेस्टिव साइकिल शुरू करनी पड़ेगी, फिर से वो सारी फूड की रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है मेरे बॉडी में कुछ ऐसे बड़े चेंज आ गए हो जिसकी वजह से मेरी बॉडी और बीमार होगी। तो इसी वजह से उनका सारा माइंड जो है इसी में चलता रहता है। फिर उनको आता है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। उनको लगता है कि कहीं मुझे टॉयलेट आ गया तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरे को अगर हल्का सा भी टॉयलेट आया, हल्का सा भी यूरिन मैंने पास किया कपड़ों में तो कहीं ज़्यादा यूरिन ना निकल जाए। तो इस टाइप का कंट्रोल लूज करने का भी डर उनमें रहता है। या इसी को डाइट से भी वो एसोसिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा खा लिया, मन कर गया कहीं मैं ज़्यादा ना खा लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाए। फिर फियर ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटली अचानक से कहीं कुछ मैंने स्टूल पास कर दिए तो, अचानक से मुझे पॉटी निकल गई तो, मेरे को हल्का सा पद आया और मेरी पॉटी निकल गई तो, इस तरह की चीज़ उनको अक्सर मन में ऑक्यूपाई करके रखती है। क्योंकि पेशेंट को अक्सर गैस महसूस होगी और गैस जब पास होगी, फाट होगा, तो उनको लगेगा कहीं मेरा पॉटी ना निकल गई हो इसमें, तो बहुत ज़्यादा चेकिंग करेंगे अपने कपड़ों की। तो इसी से जुड़ा है कि उनके अंदर कपड़ों की बहुत रिपीटेटिव चेकिंग होगी। वो अक्सर टॉयलेट जाकर बार बार अपने कपड़े चेक करते हैं, कभी टच करेंगे, कभी वो शीशे में देखेंगे, या कभी दूसरों से भी पूछ सकते हैं अपने घर के लोगों से कि देखो मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं, पॉटी तो नहीं निकल गई। तो इस तरह से उनके अंदर अपने कपड़ों की चेकिंग भी बहुत मिलेगी। फिर एक सबसे बड़ा फियर होता है कि अगर मैं बाहर गई या गया, वहाँ बाथरूम ना मिला तो, टॉयलेट ना मिला तो, इस चक्कर में वो बहुत सारे अपने आउटिंग्स को अवॉइड करते हैं। घर के लोग कहीं जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, आधे घंटे का ट्रैवल है या 1 घंटे का ट्रैवल है, अरे रास्ते में मुझे टॉयलेट आ गया, टॉयलेट नहीं मिला तो कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ जाऊंगा मैं। तो बाथरूम ना मिलने का, वॉशरूम ना मिलने का फियर उनको अक्सर अपने घर में रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इस वजह से घर में काफ़ी कलेश भी हो जाते हैं। फिर इसी से जुड़ा है अवॉइडेंस ऑफ ट्रैवल। ट्रैवल नहीं करेंगे,
इंटरस्टेट ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल तो भूल ही जाओ। आईबीएस का पेशेंट सालों सालों तक कहीं ट्रैवल नहीं करता, अपने घर से मार्केट या आसपास की जगह पर जाएगा, या बहुत मजबूरी होगी तो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएगा, या जब पता है कि हाँ वहाँ कहीं रास्ते में मुझे टॉयलेट मिलेगा तो ही जाएगा। पूरा पक्का होगा कि मुझे अगर टॉयलेट मिलेगा तो ही मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी। इस चक्कर में वो बहुत ही थोड़ी सी जगहों पर ट्रैवल करते हैं और मैक्सिमम जगहें जहाँ ट्रैवल करने की जरूरत होती है उसे अवॉइड कर देते हैं। फिर अवॉइडेंस ऑफ न्यू सिचुएशंस। नई सिचुएशन है, अनफेमिलियर है, पता नहीं वहां क्या होगा, कैसा होगा, कितने लोग होंगे, वहां खाने को क्या मिलेगा, वहां टॉयलेट होगा या नहीं। इस चक्कर में वो नई जगहों पर नहीं जाते, सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाएंगे जहां वो फेमिलियर है, जहां पता है कि हाँ यहां जाने से मैं सेफ हूं। फिर हाइपर विजिलेंस, हमेशा चौकन्ने रहेंगे, हमेशा परेशान चिंतित रहेंगे। हमेशा ये रहेगा कि अच्छा अभी कोई सिम्टम ना आ जाए, अभी मेरे को ये खाने को ना मिल जाए, अभी मेरे को कोई देख ना ले, कोई मेरे कपड़ों पर ध्यान ना दे दे, कोई मेरे से बात कर रहा है, कहीं उसने मेरे में कुछ नोटिस तो नहीं कर लिया, कहीं उसे लगा तो नहीं कि मेरे को कोई बीमारी या परेशानी है, क्या लोग इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। तो बहुत हाइपर विजिलेंट रहेगा, बड़ा चौकस, बड़ा चौकन्ना रहेगा पेशेंट, अपने हेल्थ को लेकर, सिम्टम को लेकर या दूसरों को लेकर और सिचुएशन को लेकर। फिर आती है सोमैटिक अवेयरनेस, अपने बॉडी को लेकर जरूरत से ज्यादा अवेयरनेस होगी। मतलब छोटा सा भी कुछ अगर सिम्टम या छोटा सा भी कोई सेंसेशन बॉडी में कहीं आ रहा है, खासकर कि पेट में या टॉयलेट वाली जगह पर, अगर छोटा सा भी कोई सिम्टम आएगा तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगी। अच्छा अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्या खाया था, क्या किया था, किस पोस्चर में बैठे थे, पानी पिया था, कोई जूस पिया था या दूध पिया था। हर वक्त बॉडी को लेकर अवेयरनेस रहेगी, और कई बार तो पूरी बॉडी की अवेयरनेस हो सकती है, क्योंकि ये पेशेंट्स अक्सर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है। इस वजह से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स उनके स्ट्रेस के सिम्टम्स दिखा सकते हैं। मसल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, कोई दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स पर पेशेंट की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जाएगी। फिर आता है रूमिनेशन, बहुत ज्यादा सोचेंगे, पुरानी चीजों को लेकर सोचेंगे। रूमिनेशन का मतलब होता है उन चीजों पर सोचना जिसको वो सॉल्व करना चाहते हैं पर सॉल्व नहीं कर पा रहे, और उस पर बार बार जा जाके सोच रहे हैं। जैसे मुझे वहां जाना नहीं चाहिए था, मुझे वहां जाकर मुझे टॉयलेट आ गया, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, हर बार मैंने अवॉइड करना होता है पर मैं अवॉइड नहीं कर पाती, वहाँ पर बच्चे क्या सोच रहे होंगे, बताओ इतनी बड़ी उम्र की औरत है या इतने बड़े उम्र का आदमी है, कैसे बच्चों की तरह बार बार टॉयलेट जा रहा है और दूसरों के आसपास रह रहा है, ज़्यादा खान पान भी नहीं है, क्या इतना अवॉइड करना, क्या इतना ज़्यादा परहेज करना। सारा पुरानी पुरानी चीज़ों को लेकर सोचता रहेगा, उदासी में चला जाएगा, गिल्ट फील करेगा। अक्सर रूमिनेशन के टाइम पर लोगों को गिल्ट आता है, अपने अंदर गलतियां महसूस करते हैं तो बार बार जा जाकर सोचते हैं कि मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था। इस तरह की रूमिनेटिव थिंकिंग होती है। इसी से जुड़ी है वरी रिलेटेड थिंकिंग। वरी होती है फ्यूचर को लेकर, मतलब वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खा लिया तो क्या, वो खा लिया तो क्या, डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है, टेस्ट कराना है, टेस्ट नहीं कराया तो क्या होगा, ये लक्षण मेरा कहीं बढ़ के बीमारी ना बन जाए। तो इस तरह की चिंताएं रहती हैं हेल्थ और बीमारी और सिम्टम्स को लेकर। फिर फियर ऑफ फूड पॉइजनिंग, बहुत कॉमन ये फियर होता है आईबीएस पेशेंट्स में। अक्सर लगता है कि ये कुछ गलत चीजें खा ली तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे आईबीएस के पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि उनको फूड पॉइजनिंग जल्दी लग जाती है। थोड़ा उनका पेट सेंसिटिव है, थोड़ा बहुत उनका बॉडी सिम्टम दिखाता जरूर है, पर पेशेंट हमेशा ये नोटिस करेगा कि कहीं मैंने बासा खाना तो नहीं खा लिया, एक दिन का पड़ा हुआ खाना तो नहीं ले लिया। बाहर का खाना वो कई बार इस वजह से भी नहीं खाते क्योंकि मीडिया में सुन रखा है कि बाहर गंदा खाना होता है, एडल्ट्रेटेड होता है, मिलावट वाला होता है, फूड पॉइजनिंग हो गई तो कहीं मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो इस वजह से पेशेंट फूड पॉइजनिंग के डर से भरा रहता है। थोड़ा सा भी कोई लक्षण आ गया, थोड़ा सा भी कोई बीमारी की चीजें देखी उन्होंने अपने अंदर, तो उनको लगेगा फूड पॉइजनिंग हो गई। फिर फियर ऑफ गेटिंग सिक, बीमार होने का डर, बहुत बड़ा उनके अंदर एक फियर होता है पेशेंट्स में, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना पकड़ ले, कहीं कैंसर ना हो जाए। कैंसर का डर पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है जिन्हें आईबीएस होता है, और सारा रिसर्च ये बताता है कि आईबीएस की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर या स्टमक के कैंसर नहीं होते, क्योंकि आईबीएस जो है वो आपके पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर आपके जो टिश्यूज की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज नहीं करता। ये सिर्फ आपके अंदर गैस या कुछ हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है प्रॉब्लम, या नर्व्स की, जो आपकी दिमाग की नसें हैं वो पेट की तरफ जो जा रही हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इन वजहों से आईबीएस होता है, इसलिए इसमें कैंसर की कोई भूमिका नहीं है। इन पेशेंट्स में आईबीएस की वजह से कैंसर नहीं होता, पर पेशेंट को लग सकता है मुझे कैंसर हो जाएगा, इसलिए अक्सर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, दिल के डॉक्टर के पास, किडनी के डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स बदलते हैं, क्योंकि हर बार इनको कोई नई बीमारी का डर पकड़ जाता है। और यूट्यूब पर देखकर तो और भी ज़्यादा ये डरने लगते हैं, क्योंकि अलग अलग खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा जो इनके अंदर फियर आ जाता है, इस वजह से बीमारी का डर बढ़ जाता है। तो इसी के साथ एक और बिहेवियर क्या देखने में मिलता है कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं, डॉक्टर शॉपिंग बहुत करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के ओपिनियन चाहिए, बड़े डॉक्टर के पास जाना है, दिल्ली के डॉक्टर से, वहाँ के डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलना है,
फ़ोन कॉल पे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेंगे, खुद विजिट करेंगे, कहीं हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन भी इन पेशेंट्स में बहुत होती है क्योंकि अक्सर इनको कई बार लगता है कि उनका जो पेट का कोई सिम्टम है कोई बढ़ गया है, तो अक्सर इनको एंग्जाइटी अटैक्स पड़ सकते हैं और एंग्जाइटी अटैक्स की वजह से इनको लग सकता है कोई बड़ी बीमारी हो गई या हम खत्म होने वाले हैं। इस चक्कर में कई बार डॉक्टर्स इनको एडमिट कर लेते हैं पर बाद में पता चलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो होते ये सब आईबीएस के सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी अटैक पड़ता है और हॉस्पिटलाइजेशन कई बार ज़्यादा हो जाती हैं। फिर इसी से जुड़ा है सीकिंग रीएश्योरेंस। डॉक्टरों के पास जाना एक रीएश्योरेंस लेने का तरीका है कि कहीं मेरे को बीमारी बढ़ तो नहीं गई, एक बार बता दे डॉक्टर चेकअप करके कि मैं ठीक हूँ। घर के लोगों से बार बार पूछेंगे, इंटरनेट पर जाकर चेक करेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, गूगल पे सिम्टम्स पढ़ेंगे, कई बार तो रिसर्च तक पढ़ लेंगे। तो बड़े सारी मेडिकल जानकारी लेना, डॉक्टरों से पूछना, घर वालों से पूछना, अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट से पूछना, कभी नेचुरोपैथ, कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना, ये सारा बिहेवियर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनको एश्योरेंस लेने से ये पक्का हो जाता है कि हाँ अब मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हो रही, या मैं ठीक हूँ, या ये बस आईबीएस ही है। और कई बार ये पेशेंट डॉक्टरों को जाकर झूठ भी बोलते हैं, बताते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है डॉक्टर को अगर पहले से पता चल गया मुझे क्या बीमारी है तो डॉक्टर सोचेगा इसको तो बस यही इलाज देना है, इसको ऐसे ही करना है, तो डॉक्टर मुझे सीरियसली नहीं लेगा। तो इसलिए कई बार वो अपनी पुरानी मेडिकल फाइल्स को घर पे रख के ऐसे जाते हैं डॉक्टर के पास जैसे पहली बार गए हैं, इस वजह से, ताकि वो चेक करें कि डॉक्टर मुझे क्या डायग्नोसिस दे रहा है। तो ऐसे कई सारे बिहेवियर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं जिसमें कि वो डॉक्टर्स या मेडिकल हेल्थ केयर की ज्यादा जरूरत महसूस करते हैं। तो ये रहे सारे वो बिहेवियर्स जो कि अक्सर आईबीएस के पेशेंट दिखाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल हैं। इसमें कहीं ये बात नहीं हो रही कि आपने सोचा इसलिए आपको सिम्टम आ गया, नहीं, ये सारे एसोसिएटेड बिहेवियर्स हैं जो कि पेशेंट्स में बने रहते हैं। बहुत कॉमनली ये पेशेंट्स ये बिहेवियर दिखाते हैं। इनफैक्ट आप कहेंगे तो सारे बिहेवियर्स मेरे अंदर हैं, हर तरह की चीज़ होती है। ये सारे जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं ये आप थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको ठीक करेंगे तो आपके सिम्टम्स भी मैनेज होंगे। ये कैसे होता है ये मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि इस पर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको समझा पाऊं कि कैसे आईबीएस को, उसके कई सारे फिजिकल सिम्टम्स को हम स्ट्रेस मैनेजमेंट से, एंजाइटी डिप्रेशन की मैनेजमेंट से और इन बिहेवियर्स को जो मैंने बताए इनको मैनेज करके कैसे आईबीएस कम हो सकता है, इस पर जानकारी दूंगा। सीबीटी का पूरा एक तरीका बताऊंगा कि कैसे सीबीटी काम करती है इन सिम्टम्स को मैनेज करने में। स्पेशली हमारा सारा फोकस होगा बिहेवियर्स को मैनेज करने पर। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो और लोगों से शेयर करना, चैनल के साथ बने रहो, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।